नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विष्णु प्रभाकर के एक बहुत ही शक्तिशाली एकांकी तीसरा आदमी के बारे में। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाती है माउंट आबू की खूबसूरत नक्की झील के किनारे। अब देखिए, कहानी के नायक समर को समझने के लिए हमें पहले इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना होगा। हीन भावना यानी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एक ऐसी हालत है जो इंसान की हकीकत देखने के नजरिए में ही जहर घोल देती है। तो चलिए कहानी के पहले अंक में उतरते हैं। देखते हैं कि हमारे किरदारों से मुलाकात कैसे होती है और कैसे एक रिश्ते में शक के बीच पड़ने शुरू होते हैं। नाटक की शुरुआत ही होती है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव से। एक तरफ है समर, जो ख्यालों में, आदर्शों में जीता है, और दूसरी तरफ है उसका चचेरा भाई विपिन, जिसे सिर्फ दुनियादारी, पैसा और अपने फायदे से मतलब है। मतलब दो ध्रुव, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। समर के अंदर जो कश्मकश चल रही थी ना, वो और भी बढ़ जाती है बाहर के दबाव से। घर से माँ का एक खत आता है और साथ में विपिन की कही सुनी बातें। ये दोनों मिलकर आग में घी डालने का काम करते हैं और यहीं से समर के मन में अपनी पत्नी को लेकर शक गहराने लगता है। देखिए, यही होती है हीन भावना की दिक्कत। डॉक्टर विवेक की एक मेहरबानी भी समर को एक जिल्लत की तरह लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि सुचेता उसे प्यार की वजह से नहीं बल्कि दान में मिली है, और ये सोच उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को और भी ज्यादा तोड़ देती है। और ठीक जब ये सारा ड्रामा, ये सारा तनाव अपने चरम पर होता है, तब एंट्री होती है सुचेता की, और वो अपने साथ लाती है बिजनेस की बातें, अपने काम की बातें। एक ऐसी दुनिया जो समर की इस इमोशनल उथल-पुथल से कोसों दूर है। सुचेता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है उसे समझाने की, उसे शांत करने की। वो कहती है कि उसने अपनी मर्जी से समर को चुना था, पर समर वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहता है कि पुराना वो बहुत सुन चुका है, अब और नहीं। और फिर होता है एक बड़ा ट्विस्ट। समर, जो अब तक दबा हुआ था, पहली बार अपनी मां के खिलाफ जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा बेहुदा हुक्म नहीं मान सकता, और वो सुचेता और डॉक्टर विवेक के साथ वहां से निकल जाने का फैसला करता है। ये एक बहुत बड़ा कदम था उसकी तरफ से। तो ये तो था पहला अंक। अब चलते हैं दूसरे अंक की तरफ और देखते हैं कि बगावत का ये एक पल कैसे धीरे धीरे उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। यहां एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिलती है। समर सुचेता का लिखा हुआ एक नाटक पढ़ता है और उसका मजाक उड़ाता है, जबकि सुचेता उसे आईना दिखाती है कि जिस कुंठा का वो मजाक उड़ा रहा है वो तो असल में उसके खुद के अंदर है। मतलब वो अपनी ही कमियों को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा है। और समर की जलन की आग को और हवा मिलती है जब एक बिजनेसमैन मिस्टर बंदूक वाला आते हैं। वो बस बातों बातों में कह देते हैं कि डॉक्टर विवेक ने सुचेता के गाने की बहुत तारीफ की थी। बस इतनी सी बात समर के शक को और पक्का करने के लिए काफी थी। और जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो समर का दर्द छलक पड़ता है। वो कहता है, मैं सदा अकेला रहता हूं, इसलिए वेदना से मुझे इतना प्यार है। ये लाइन बताती है कि उसका अकेलापन भीड़ में भी कम नहीं होता, वो अंदर से अकेला है। और फिर आता है ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे ही समर को ये अफवाह सुनाई देती है कि विवेक शादी करने वाला है, वो बौखला कर अंधेरे में बाहर भागता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। यह गिरना सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये उसके दिमागी संतुलन के गिरने का भी प्रतीक था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। समर का ये गिरना भी उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। ये दर्द उसे एक नई सोच, एक नई समझ की ओर ले जाता है, एक तरह का पुनर्जन्म। तो चोट लगने के बाद जब समर बिस्तर पर है, उसे सोचने का वक्त मिलता है। उसे एहसास होता है कि इस दर्द ने उसे एक नया नजरिया दिया है। वो शक से दर्द और दर्द से सच्चाई को स्वीकार करने के सफर पर निकल पड़ता है। उसे अब चीजें ज्यादा साफ दिखने लगी हैं। और एक तरफ जहां समर की सोच बदल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश का पर्दा भी उठता है। पता चलता है कि विपिन और बंदूक वाला मिलकर समर की कंपनी हड़पने की फिराक में थे, और उनका प्लान था समर को दिमागी तौर पर परेशान रखना, ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। इतना सब झेलने के बाद सुचेता भी टूट जाती है। एक बहुत ही कमजोर पल में वो विवेक से कहती है, क्या तुम मुझे यहां से ले नहीं जा सकते? ये दिखाता है कि वो किस हद तक तनाव में थी, और अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। लेकिन यहां विवेक का असली किरदार सामने आता है। वो साफ मना कर देता है। वो सुचेता से कहता है कि उसकी ताकत समर के लिए सुचेता का प्यार है, और उसे अपने प्रति को एक और मौका देना चाहिए। तो जिस इंसान को विलन समझा जा रहा था, वो असल में हीरो निकला।
तो ये सब कुछ हमें कहानी के क्लाइमैक्स तक ले आता है। अब पर्दा उठने वाला है नाटक के सबसे बड़े सवाल से कि आखिर ये तीसरा आदमी है कौन? और जवाब बड़ा सीधा और गहरा है। असली तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद समर का वहम, उसकी अपनी ही हीन भावना थी। डॉक्टर विवेक तो बस एक आईना था जिसमें समर को अपनी ही असुरक्षा की परछाई दिख रही थी। जब सारी साजिश सामने आ जाती है और विवेक को भी अपनी खुशी मिल जाती है, तो आखिरकार समर और सुचेता एक हो जाते हैं। समर अब सुचेता के प्यार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। वो मानता है कि वो जानता था कि सुचेता चली भी जाती तो भी वापस उसी के पास आती। यही है सच्चा भरोसा। तो कुल मिलाकर कहानी में जो तीसरा आदमी था वो असल में एक था ही नहीं, या यूं कहें कि वो सिर्फ एक परछाई थी जिसे समर के डर और शक ने पैदा किया था। और ये नाटक खत्म होते होते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी जिंदगी में जो तीसरा आदमी होता है वो कोई बाहर का इंसान है, या फिर वो हमारा अपना ही डर है? सोचने वाली बात है।